आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और टॉपिक होगा हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। हम लोग का आज का टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, और ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक 1.1 में दिया गया है। इसे हम लोग आज समझेंगे अच्छे से और उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 1 ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया था कि हमें कुछ ऐसा रास्ता तय करना होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। देखिए, ये हमारा स्टोरी का स्टार्ट है और ये हमारा स्टोरी का स्टार्ट है और ये हमारा स्टोरी का एंड है। अब हमें स्टोरी को समझने के लिए एक एक पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है ताकि हमें स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और इस पॉइंट को समझने के लिए, हर एक पॉइंट को समझने के लिए हर एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर आप यहाँ पे टॉपिक कंसीडर कीजिएगा। कैरेक्टर असली में नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर आपको बाद में मिलेंगे, बट आप लोग यहाँ टॉपिक को कंसीडर कीजिएगा एज अ कैरेक्टर। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा कि हमें क्लाइमैक्स का कुछ सीन उठा के पहले दे दिया गया था, जिससे कि इंटरेस्ट डेवलप हो और हमें पता चले कि ऐसा क्यों हुआ होगा फ्रांस में जिससे रिवोल्यूशन आया होगा। विच मीन्स ऐसा क्या हुआ होगा फ्रांस में और क्यों हुआ होगा जिससे रिवोल्यूशन आया होगा। ओके, तो हम लोग को पहले क्लाइमैक्स का कुछ सीन उठा के दे दिया। अब हम लोगों ने क्लाइमैक्स से आगे पढ़ाई की और हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे टॉपिक, बट अभी हम लोग को ये वाला टॉपिक कवर करना है जिससे कि हम लोग सेकंड पॉइंट पे आ सके। तो आज हम लोग यही वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट का टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि आपको जो मैं अभी द स्ट्रगल टू सर्वाइव पढ़ाने वाला हूँ, वो बेसिकली एक कैरेक्टर आप कंसीडर करके चलिएगा, तभी आपको समझने में ज़्यादा आसानी और सुलभता होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको रीडिंग देते हैं और उसके बाद अच्छे से समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन फ्रॉम 1715 टू 1789। अब क्या है कि फ्रांस की जो जनसंख्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन है फ्रांस की, वो बढ़ गई। कहाँ से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, कब से कब तक? 1715 से 1789, जो कि पहले 1715 में 23 मिलियन थी, वही पॉपुलेशन 1789 में 28 मिलियन हो गई। यानी कि 5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई जनसंख्या में। आप लोग ये समझ में आ रहा है, जनसंख्या में 5 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। यहाँ पे अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो खाने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे? खाने के लिए पेरिस में एक्चुअली में लोग ब्रेड का यूज़ करते थे। वहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट ही ब्रेड होती थी। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पेरिस के लोगों की अभी भी और उस टाइम भी लोगों की स्टेपल डाइट ब्रेड हुआ करती थी। स्टेपल डाइट करने का सेंस है, जैसे हम लोग यहाँ रोटी खाते हैं, चपाती हुआ, पराठा हुआ और सब्जी हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, तो ये हमारी एक स्टेपल डाइट है। हम लोग हर दिन इसे खाते हैं। क्या हम लोग हर दिन पिज़्ज़ा खाते हैं? नहीं, तो वो हमारे स्टेपल डाइट में नहीं आएगा। तो फ्रांस के लोग एक्चुअली में हर दिन ब्रेड खाते थे। अलग अलग टाइप के ब्रेड होते हैं, जैसे क्रोसॉन्ट एक ब्रेड का नाम है, तो वो लोग भी फ्रांस के लोग खाते हैं और खाते थे पहले से ही। तो अब फूड ग्रेन्स की डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था, उन्हें फूड चाहिए था। तो उनका स्टेपल डाइट क्या है? फूड, ब्रेड। तब उन्हें चाहिए तो था फूड, लेकिन फूड कहाँ से आता है? अनाज से ही ना। तो फूड ग्रेन से आता है फूड। तो जब फूड की डिमांड बढ़ेगी तो उसी के इनडायरेक्टली फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ेगी, ताकि हम फुलफिल कर सके फूड की नीड को पीपल के। अब आइए आगे देखते हैं। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब आप यहाँ समझ गए। However, the production of grains did not increase to fulfill the demand. अब देखिए, मैं आपको पहले यहाँ इसे पढ़ के अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज्ड, और उसी के रिजल्ट में प्राइस जो है ब्रेड की वो बढ़ गई। अब इसे आइए अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से बढ़ गई, वो 5 मिलियन से बढ़ गई। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें खाने के लिए भी चाहिए होगा खाना, तो फूड की डिमांड तो बढ़ी, लेकिन इनडायरेक्टली किसकी डिमांड बढ़ी? फूड ग्रेन्स की, क्योंकि वहीं से तो फूड आता है। तो फूड ग्रेन्स की डिमांड जो है बढ़ गई। ओके, लेकिन जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो कांस्टेंट रही, या
कांस्टेंट रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ, यानी कि एक इमेजिनरी सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास 3 खेत है। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ होगा। 3 खेत है। फ्रांस में 1715 के टाइम जो पहले की जनता थी 23 मिलियन, वो पूरी की पूरी जनता इस तीनों खेत पे निर्भर थी। क्यों? क्योंकि उनका जो है डाइट यहीं से आता था, उनका ब्रेड का जो है प्रोडक्शन यहीं से होता था। लेकिन जब आगे चल के 1789 में वो पॉपुलेशन 28 बिलियन हो गई, यानी कि 5 मिलियन से इंक्रीज़ हो गई। तो क्या सबका काम इसी 3 खेत के प्रोडक्शन से चलेगा? नहीं ना, हमें और भी खेत लगाने होंगे जिससे कि हमारी डिमांड फुलफिल हो सकी। लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, यानी कि या तो खेत नहीं लगा पाए होंगे वो लोग अनाज उगाने के लिए, या फिर अनाज नहीं होगा उतना उगाने के लिए, तो प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहा, यानी कि बदला नहीं। तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन कांस्टेंट रही, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई फूड ग्रेन्स की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, जब डिमांड बढ़ी बट प्रोडक्शन कांस्टेंट रही, यानी कि नहीं बदली, तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स तो रहेंगे ना, कम से कम जो प्रोडक्शन वाले फूड ग्रेन्स है जो पहले प्रोड्यूस होते थे वो तो रहेंगे ही, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे जिससे डिमांड बढ़ गई। तो ब्रेड के या फिर मैं कहूँ वेंडर्स जो होते थे गुड्स के, वो अपने फ़ायदे के लिए जो प्राइजेस थे गुड्स के उन्हें बढ़ा दिया करते थे जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो। और प्राइजेस जब बढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। अब क्यों दिक्कत आएगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि डिमांड जो है वो बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्शन जो जब कांस्टेंट रहेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ताकि जो दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, उन्हें प्रॉफिट हो। ये एक इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। डिमांड, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, डिमांड बढ़ेगी और अगर प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ पाएगी या फिर कांस्टेंट रहेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ताकि वेंडर जो है वो अपना प्रॉफिट निकाल सके। अब चलिए, होप्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हो गया, ओके देन अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि एज अ रिज़ल्ट, यानी कि जब ग्रेन्स की डिमांड नहीं बढ़ पाई, फुलफ़िल नहीं कर पाए पेरिस के फार्मर्स ग्रेन्स की डिमांड को, तो उस रिज़ल्ट में प्राइस जो है ब्रेड का इंक्रीज़ हो गया। और मैंने आपको बता दिया कि ब्रेड का प्राइस यहाँ क्यों मैटर करता है, क्योंकि फ्रांस के लोगों की स्टेपल डाइट ब्रेड ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन फ्रांस वर्कड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स एंड हैड फिक्स्ड वेजेस। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी फ्रांस की, या फिर मैं कहूँ वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि मर्द थे उस टाइम के, तो वो लोग लेबर्स की तरह काम करते थे वर्कशॉप्स में, यानी कि दुकान वगैरह में लेबर की तरह काम करते थे, और उनकी फिक्स्ड वेजेस थी। अब वेजेस यहाँ समझिए, वेजेस क्या है। आप लोग को ये पता होगा कि जब कोई आदमी काम करता है तो महीने के अंत में आपकी सैलरी लेता है, सैलरी लेता है अपने बॉस से। लेकिन जब कोई आदमी महीने सैलरी ना लेके एक दिन काम करके उसी दिन सैलरी लेता है तो उसे हम लोग वेजेस कहते हैं। सैलरी आप महीने की मान लीजिए, मंथली, और वेजेस डेली होते हैं, डेली वेजेस ये टर्म है। डेली वेजेस यानी कि डेली सैलरी जो मिलती है एम्प्लॉय को या फिर वर्कर्स को, उन्हें हम लोग वेजेस का नाम दे दिया उसे हम लोगों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड लाइक ब्रेड बट द वेजेस डिड नॉट इंक्रीज। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हुए, क्यों? क्योंकि हाई डिमांड हुई लेकिन प्रोडक्शन कांस्टेंट रही, तो इसीलिए प्रॉफिट कमाने के लिए वेंडर्स ने प्राइजेस ऑफ गुड्स बढ़ा दिए। अब प्राइजेस ऑफ गुड्स तो बढ़ गए, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि गुड्स के प्राइजेस जरूर बढ़े, लेकिन जो वेजेस थी यानी कि डेली सैलरी थी वर्कर्स की, वो नहीं बढ़ पाई। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी अगर मैं आपको हर दिन काम करने के 15 रुपये देता हूँ, तो आपका दिन भर काम करने के बाद जो खाना होगा वो 10 रुपये का ब्रेड हो जाएगा और 5 रुपये का कुछ और सामान हो जाएगा, जिससे आप अपनी नीड फुलफिल कर पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको 4 दिन बाद
भी 15 रुपये ही दूंगा और ब्रेड ही का दाम 18 रुपया हो गया और अदर इंग्रेडिएंट्स का दाम 7 रुपये हो गया, तो क्या आप ब्रेड भी खरीद पाइएगा और अदर इंग्रेडिएंट खरीद पाइएगा? नहीं। तो उसी तरीके से जो फ्रांस के डेली वेज वर्कर्स थे जो कि वर्कशॉप्स वगैरह में काम करते थे, उनकी वेजेस फिक्स रखी गई। उनकी वेजेस तो फिक्स थी, बट मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, जैसे ब्रेड की प्राइस बढ़ गई लेकिन उनकी वेज इंक्रीज नहीं हो पाई। वेज तो इंक्रीज नहीं हो पाई भाई, तो उन्हें फिक्स वेज में ही ब्रेड भी लाना होता था। और जो मैंने आपको अदर आइटम बताया जैसे कि घर का राशन, तेल, दवा वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अदर आइटम आते हैं घर के अंदर ही। तो वेजेस में या तो आदमी ब्रेड ले पाएगा या तो अदर आइटम, तो जीना भी है और बाकी सारा सहारा के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो इसी कारण जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। और उससे पहले एक और लाइन है, अ ड्राउट और हेल फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब जो प्रोडक्शन होती थी ना, मान लीजिए यहाँ पे एक बार मैं आपको अच्छे समझाता हूँ इसको। मान लीजिए ये मेरी खेत है, अब मुझे पता है कि मैं 5 मिलियन जो पॉपुलेशन बढ़ी है ना, उसकी डिमांड तो फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कम से कम जो और पॉपुलेशन है, अदर पॉपुलेशन, उसकी डिमांड तो फुलफिल कर पाऊंगा। तो अगर मैं 3 खेत में ही उगाता हूँ अपना अनाज, तो जो बाकी पॉपुलेशन है इंक्रीज 5 मिलियन को छोड़ के, उनकी तो मैं डिमांड पूरी कर सकता हूँ ना। लेकिन अगर इस प्रोडक्शन के बीच में ही मैं मान लीजिए उगा रहा हूँ और कभी सूखा पड़ गया, कभी बर्फ़ के ओले गिर गए, तो प्रोडक्शन तो ये कम हो जाएगा ना। 2 ही खेत मान लीजिए प्रोडक्शन होगा, तो 5 मिलियन का तो मैं पहले से ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं नहीं पूरा कर पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें लोग भूखमरी से मरने लगेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा फूड ग्रेन्स के लिए। अब चूँकि यहाँ पे मेरा 2 ही खेत प्रोडक्शन हुआ है, सूखा और ओला पड़ने के कारण, तो प्राइस तो और बढ़ाएगा वेंडर लोग, क्योंकि उन्हें और प्रॉफिट चाहिए, इससे प्राइस और बढ़ेंगे। अब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि मान लीजिए आपका वेज है, एक सेकेंड, मान लीजिए आपका मैंने फिक्स वेज रखा है 15 रुपया, ब्रेड का दाम 45 रुपया ही मैं कर देता हूँ, तो क्या आप कभी भी इस ब्रेड को खरीद पाइएगा? आपको 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन का आपका वेज है एक ब्रेड का प्राइस, तो बहुत ही दयनीय सिचुएशन है ना यहाँ पे। तो अब उसी को यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि ड्रॉट और हेल जो है पहले के प्रोडक्शन को भी और ख़राब कर देती थी, और इसी कारण फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस है क्या? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर इवन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा बहुत खतरनाक सिचुएशन है, फिर बहुत ही चरम सीमा वाला सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का कहने का मतलब है आपके जीवन यापन की ज़रूरत वाली चीज़ें। क्या है आपके जीवन यापन की ज़रूरत वाली चीज़ें? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल नहीं रही, कपड़ा आदमी कहाँ से खरीदेगा और मकान कहाँ से बनाएगा? तो रोटी पे ही जब लाले पड़ गए तो ये दोनों चीज़ की तो बात ही हटा दीजिए। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस उसी को कहते हैं, ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके जीवन यापन की गुजारा करने वाली चीज़ों में कमी आ जाए या फिर उसे लेना बहुत ज़्यादा महंगा पड़े और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर इवन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड मतलब खतरे में। ऐसा नहीं है खतरे में कि मिलेगा ही नहीं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया यहाँ पे कि 15 रुपये और 45 रुपये के बीच का 3 गुना फासला है, तो हो सकता है कि आप 3 दिन खाना ना खा के एक बार तो ब्रेड खरीद पाओ, बट ऐसा हमेशा थोड़ी चल पाएगा कि आप 45 रुपये बचा के एक दिन का आप खाना खाओ और फिर 15 ऐसे बचा के 45 रुपये का दूसरे दिन खाना खाओ, तो ऐसा हर टाइम तो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे उसे कहा गया है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जैसे रोटी, कपड़ा, मकान वो इंडेंजर्ड में हो, यानी खतरे में हो। समझ गए हो? आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। चलिए ये वाला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन वेजेस एंड टू प्रिविलेजेस, यानी कि एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग खत्म करता है प्रिविलेजेस को। कैसे करता है ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पढ़ना। इन द पास्ट peasants and workers participated in revolts against food scarcity and high taxes। अब मैंने आपको बताया जैसा कि पहले वाली वीडियो में हाई टैक्सेस क्यों थे, क्योंकि भाई सिर्फ क्लर्जी नोबिलिटी को छोड़ के
थर्ड स्टेट के पीपल को टैक्सेस देना पड़ता था। अब पीजेंट्स एंड फार्मर ऐसा थोड़ी है कि बेवकूफ़ होके सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ेंगे और फूड स्कार्सिटी भी सहेंगे। तो वो लोग रिवॉल्ट करते थे, यानी विद्रोह करते थे। वो लोग ये कहते थे कि मुझे मांग है कि या तो हाई टैक्सेस को कम करो और फूड स्कार्सिटी को हटाओ। ये किससे डिमांड रखते थे? राजा के पास, क्योंकि उस टाइम मोनार्की थी। मोनार्की मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट राजा होगा और उसके सिवाय कोई भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा, वही सबसे सर्वोत्तम होगा। उसके पास डेस्पोटिक पावर यानी कि अनकंट्रोल्ड पावर होंगी। आप लोग यहाँ तक समझ गए कि पास्ट में जो है पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स और वर्कर्स मतलब जो वर्कशॉप में काम करते थे। याद कीजिए पिछले वाले टॉपिक में जो मैंने आपको बताया था, पीजेंट्स फार्मर्स जो कि उगाते थे धान, अब उन्हें ही नहीं मिल रहा है धान उगाने के बाद, तो वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। वर्कर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई? क्योंकि अब उनको भी तो हाई टैक्सेस देना पड़ रहा है वेजेस पे, प्लस उनको फूड स्कार्सिटी भी सहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत हाई प्राइजेस है गुड्स के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए कि उन लोगों ने, पीजेंट्स और वर्कर ने रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट ज़रूर किया इन दोनों के कारण, फूड स्कार्सिटी और हाई टैक्सेस के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। They failed to bring change because they had no proper guidance to organize the programs. अब जब वो लोग रिवॉल्ट करते थे तो प्रोग्राम्स बनाते थे, यानी कि एक संगठन बना के रिवॉल्ट करना, एक नारा लगाना कहीं जाके, कहीं जैसे मान लीजिए टाउन हॉल में ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पे ही लोग नारे लगा रहे हैं कि प्राइजेस कम करो और टैक्स को कम करो, प्राइजेस कम करो, टैक्स को कम करो और फूड स्कार्सिटी हटाओ। तो वो लोग इस चेंज को लाने में अच्छे से सफल नहीं हो पाए। क्यों? अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये रहे मेरे पास 10,000 पीजेंट्स एंड फार्मर्स, ठीक है। 2,000 पीजेंट्स लोग गांव के तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1,000 पीजेंट्स लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं और, 2,000 पीजेंट्स लोग कहीं पेरिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर 3,000 पीजेंट्स लोग कहीं और प्रोटेस्ट करें। तो ये ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट थोड़ी है। 2,000 एक जगह पे आ जाना, फिर 2,000 का एक जगह पे आ जाना, 1,000 का इधर आना, 3,000 का उधर आना, तो ये एक ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि लोग संगठित नहीं थे, एक साथ लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी पुकार भी नहीं सुनी जा रही थी। भाई पॉपुलेशन तो था ज़्यादा, वाकई में था, लेकिन लोग के पास आइडिया नहीं था प्रोटेस्ट कैसे करें। कुछ लोग सीधा खड़े हो जाते थे जाके कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, कुछ लोग काम पे जाना बंद करते थे, तो उनके पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं था कि कैसे, या फिर गाइडेंस नहीं था कि कैसे एक्चुअली में हम लोग प्रोटेस्ट को कैरी आउट करें, ठीक है। In 18th century, a new group called middle class appeared came in light. मिडिल क्लास जो है एक नया ग्रुप था जो कि 18th सेंचुरी में आया, यानी कि 1700s के आसपास आया एक नया ग्रुप मिडिल क्लास। अब यहाँ तक कि अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि दे फेल टू ब्रिंग चेंजेस, यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब ब्रिंग जो चेंजेस, जो गाइडेंस हो ना, वो कौन दिलाएगा? अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग ये पढ़ लिए भाई, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था उनके पास, उसी के कारण वो अच्छे से रिवॉल्ट कैरी आउट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग वही पढ़ रहे थे भाई, हमको प्रॉपर गाइडेंस देगा कौन? तो वही पढ़ना है कि इन 18th सेंचुरी अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड मिडिल क्लास अपीयर्ड या फिर केम इन लाइट। तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि कौन से ग्रुप ने उनको गाइडेंस दिलवाई और अच्छे से रिवॉल्ट करने में मदद की, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक हिंट दे दिया है जिससे आप टॉपिक को रिलेट कर पाओ और भटको नहीं। तो 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप आया जिसका नाम है मिडिल क्लास। वो अपीयर हुए या फिर केम इन लाइट आए, जो भी आप लिखना है लिख सकते हैं। अपीयर मतलब उभर के आए, थर्ड स्टेट के पीपल में से ही थे वो, थर्ड स्टेट के ही लोग, लेकिन वो लोग एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल में उभर के आए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं, अब आइए यहाँ देखते हैं मिडिल क्लास अलग क्यों कहलाती है थर्ड स्टेट के पीपल से। वो हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल क्लास अर्न थ्रू ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुलन एंड सिल्क, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। मिडिल क्लास जो है वो थोड़ी सी अमीर थी रेदर देन कि जो आप देखिएगा जैसे पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, वो लोग बहुत गरीब थे क्योंकि उन्हें डेली वेजेस मिलते थे, हट के काम करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन उन्हें तो एक तो हाई टैक्स का सामना करना पड़ता था प्लस फूड स्कार्सिटी। लेकिन मिडिल क्लास ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास को भी वो चुनौतियाँ सामना करनी पड़ रही थी, लेकिन उनके पास थोड़ी सी एक कंफर्ट वाली बात कर लीजिए कि उन्हें पैसा था, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन हाँ एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी था उनके पास। तो मिडिल क्लास अर्न थ्रू ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग वुलन एंड सिल्क, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। ये सब कारण थे ये सब कॉज थे जिसके कारण मिडिल क्लास के पास अच्छा खासा पैसा था। वो लोग ट्रेड करते थे और मैन्युफैक्चर करते थे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल। अब उसके बाद इन एडिशनल टू मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, मिडिल क्लास ऑल्सो इंक्लूडेड लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एक्सेट्रा।
यानी कि मिडिल क्लास में अगर हम लोग मर्चेंट और ट्रेडर को छोड़ दें जो कि मैन्युफैक्चरिंग करके और ट्रेड करके कमाते हैं, उनके अलावा मिडिल क्लास में हमारे टीचर्स आ जाएंगे, डॉक्टर्स आ जाएंगे, लॉयर्स आ जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा कमाते थे। डॉक्टर कमाते थे इलाज करके, टीचर पढ़ा के, और लॉयर लड़ाई करके, यानी कि केस लड़के, ठीक है। तो उन सबका क्या मानना था, उन सबका एक थॉट था। क्या थॉट था यहाँ देखते हैं। दे ऑल बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट ऑन बर्थ। अब यहाँ इसे समझते हैं कि वो लोग सभी, यानी कि मिडिल क्लास जो ग्रुप थी, वो मानते थे कि सोशल प्रिविलेजेस यानी कि सामाजिक जो बेनिफिट है, समाज में बेनिफिट क्या कि टैक्स जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स से एक्सक्लूड करके रखा गया था ना, तो ये पूरे समाज के लिए नहीं था, ये सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी को एक्सक्लूड करके रखा गया था। क्लर्जी और नोबिलिटी भी तो समाज में आते थे फ्रेंच के, लेकिन उन्हें एक्सक्लूड करके रख दिया गया था। तो ये तो उनके लिए बेनिफिट वाली बात हो गई ना। तो मिडिल क्लास इसी का विद्रोह करते थे, इसी को न मानते थे। वो लोग कहते थे कि जो सोशल बेनिफिट इनको मिला हुआ है भाई, ये बेस्ड ऑन मेरिट होना चाहिए। मेरिट मतलब काबिलियत, कौन कितना काबिल है उसके अनुसार मिलना चाहिए ये सारे प्रिविलेजेस, सोशल प्रिविलेजेस। मैंने आपको सोशल प्रिविलेजेस समझा दिया है क्या होता है। और ये सारी काबिलियत जो है उसके ऊपर मिलना चाहिए प्रिविलेजेस, ना कि किसी के जन्म पे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि क्लर्जी और नोबिलिटी जो है वो लोग जन्म से प्रिविलेजेस इन्जॉय करते थे। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्लर्जी और नोबिलिटी क्या क्या प्रिविलेजेस इन्जॉय करते थे, ओके। लेकिन एक बात और है कि वो लोग बाय बर्थ ये सारे प्रिविलेजेस, बाय बर्थ ये सारे बेनिफिट्स या फिर मैं कहूँ प्रिविलेजेस इन्जॉय करते थे। कंफ्यूज नहीं होएगा, प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स एक ही चीज़ है, बस दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है, बस वर्ड अलग अलग है। तो ये क्लर्जी और नोबिलिटी जो है, ये प्रिविलेजेस जो है बाय बर्थ इन्जॉय करते थे, जिससे कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाता था प्रिविलेजेस इन्जॉय करना। अब जो फिलोसफर्स एंड थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, अब आइए समझते हैं। पहले सब पढ़ते हैं और उसके बाद इसे समझते हैं। द आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स इन देयर बुक्स। अब देखिए फिलोसफर्स किन्हें कहते हैं, पहले ये तो जाने। इक्वालिटी का आइडिया आप लोग समझ रहे हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं, यानी कि बेनिफिट, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ बी, बेनिफिट्स जो है वो इंजॉय करना चाहिए उन लोगों को जिनके पास मेरिट हो, यानी काबिलियत हो। जो काबिल हो उन्हें इंजॉय करना चाहिए क्या, बेनिफिट्स। अगर जो काबिल नहीं है उन्हें बेनिफिट्स भी नहीं इंजॉय करने देनी चाहिए, क्योंकि भाई पहले के ज़माने में यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में बेनिफिट्स जो है वो मेरिट के बेस पे नहीं था, ये मेरिट के बेस पे नहीं था, ये बाय बर्थ के बेस पे था। तो वही मिडिल क्लास ने एक आइडिया आगे रखा कि भाई जो बेनिफिट इंजॉय करते हैं ना ये लोग, उन्हें मेरिट पे करना चाहिए। अगर कोई काबिल है तो उसे ही इंजॉय करना चाहिए, ना कि बाय बर्थ करना चाहिए। तो इसी इक्वालिटी के आइडिया को, यानी कि अब इक्वालिटी सोशल प्रिविलेजेस जो है वो सिर्फ क्लर्जी और नोबिलिटी नहीं इंजॉय करना चाहिए, काबिलियत तो थर्ड क्लास के सॉरी काबिलियत तो थर्ड स्टेट के पीपल में भी होगी ना, तो उन्हें भी बेनिफिट इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए बेस्ड ऑन देयर मेरिट। वो कितने काबिल हैं, अगर कम काबिल है तो उन्हें भी कम बेनिफिट मिलना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सक्षम और काबिल है तो उन्हें बहुत ज़्यादा में प्रिविलेजेस यानी कि बेनिफिट्स इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। तो यही बात करते हैं यहाँ पे इक्वालिटी की। अब ये इक्वालिटी का जो आइडिया है मैंने आपको बता दिया, ये किसके द्वारा पुट फॉरवर्ड यानी कि और समाज में लोगों तक आगे पहुंचाया गया। तो किसके द्वारा पहुंचाया गया, फिलोसफर्स के द्वारा। फिलोसफर्स मतलब थिंकर्स कह लीजिए, जो थिंक करते हैं, अलग अलग डिफरेंट आइडिया और एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, उन्हें फिलोसफर्स कहा जाता है। अगर मैं मतलब एकदम कोड डिफाइन बोलूँ फिलोसफर का, तो वैसे पीपल जो कि सोचते हैं अपने समाज के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, और लाइफ के वे ऑफ लाइफ के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो उन्हें ही हम लोग फिलोसफर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जो फिलोसफर्स हुए ना, उनमें से बहुत सारे फिलोसफर ऐसे हैं जो कुछ बुक्स लिखे और जिनमें अलग अलग आइडियाज़ थे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो फिलोसफर्स के लिखे हुए बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के एक्सपेक्ट से भी और आपके जानने के एक्सपेक्ट से भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग नाम पढ़ेंगे और किसने लिखा यानी कि ऑथर का नाम पढ़ेंगे, और क्या चीज़ के बारे में है बुक वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसे लिखा था जॉन लॉक ने, ये इसके राइटर हो गए यानी कि ऑथर। और इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था, तो इस बुक में उन्होंने रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। उन्होंने क्वेश्चन किया, रिफ्यूट मतलब क्वेश्चन करना। अब किसके बारे में क्वेश्चन करना, तो वो देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क, यानी कि डॉक्टर के पास जो डिवाइन राइट था यानी कि अनकंट्रोल्ड राइट और
एब्सोल्यूट पावर, आप यहाँ इसको शॉर्ट में समझिए कि जो राजा था उसके पास ना एब्सोल्यूट पावर थी, जो मन वो करता था, और राजा को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था लोगों के द्वारा। अब ये भी एक प्रोपेगेंडा ही था, लेकिन आप बस इतना समझिए कि जॉन लॉक ने क्वेश्चन किया कि भाई राजा को सारा एब्सोल्यूट पावर क्यों मिलना चाहिए, राजा को भगवान के बराबर क्यों माना जाता है, राजा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, ना ब्रेड के प्राइसेस कम कर पा रहे हैं, ना टैक्स को कम कर पा रहे हैं, तो उसे भगवान का दर्जा हम लोग क्यों दें। तो यही उन्होंने क्वेश्चन किया था जॉन लॉक ने अपने बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने। होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक बुक है जिसे फिलोसफर जीन जैक रूसियो ने लिखा था, और इस बुक में उन्होंने जिक्र किया था ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होनी चाहिए, यानी पीपल और रिप्रेजेंटेटिव जो कि उनके चुने गए हुए प्रतिनिधि थे, जिनसे वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पीपल की मांग सुने, गुहार सुने कि क्या क्या दिक्कत है, और उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो कि संबंध बने, एक मतलब ट्रीटी हो कि भाई रिप्रेजेंटेटिव तुम हमारी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करो, हम तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाए हुए रखेंगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं रखेंगे। यही रूसियो ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होनी चाहिए जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीपल की बात सुने और उनकी समस्याओं का हल करे। अब नेक्स्ट जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसे लिखा था चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने, और उसमें इन्होंने कहा था प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आपका बेस कमजोर है तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको वापस समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, पहले के ज़माने में क्या होता था, मैंने आपको बताया कि जब किंग जो है उसके पास ही सारी एब्सोल्यूट पावर थी, किंग इज़ द मेन, किंग के पास सारी पावर एग्जीक्यूट करने की भी, यानी कि जो लॉ जो है उसे एग्जीक्यूट करने की, उसे लागू करने की पावर भी किंग के पास थी, उसे बनाने की भी पावर किंग के पास थी, उसे जज करने की पावर, यानी कि अगर कोई आदमी उस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो उसे जजमेंट सुनाने की पावर भी किंग के पास थी। लेकिन जो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने कहा कि किंग के पास अकेले इतनी सारी पावर ना होके एक डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, जिसमें जो पावर है, ये मान लीजिए पावर है, उसे तीन ब्रांचेस में डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव में कानून बनेंगे उस ब्रांच में, एग्जीक्यूटिव में जो है उसका एग्जीक्यूशन होगा, यानी उस कानून को लागू किया जाएगा, और जुडिशियरी में उस सारे कानून को जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनका जजमेंट्स होगा, और भी अलग अलग डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। अब ये हो गई फिलोसफर्स एंड थिंकर्स की बात। प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। These ideas of philosophers and thinkers were discussed in salons and coffee shops। ये जो आइडिया है वो फिलोसफर्स और थिंकर्स की जो आइडिया है, तीनों फिलोसफर्स एंड थिंकर्स मेन थे, बट और भी फिलोसफर्स एंड थिंकर्स होंगे, तो उनका जो आइडिया है वो डिस्कस होने लगा सैलून्स में, कॉफ़ी शॉप में, और अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में, द न्यूज़ दैट किंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज द टैक्स मेड द पीपल मोर एंग्री। अब मैं आपको इससे पहले, इस लाइन से पहले एक बात बता दूँ कि जो आइडिया है वो सैलून और कॉफ़ी शॉप पे डिस्कस होने लगा। क्यों डिस्कस होने लगा? क्योंकि भाई हर कोई लिटरेट था, क्योंकि भाई जो सैलून्स और कॉफ़ी शॉप में इसलिए डिस्कस होने लगा क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम, सब लोग लगभग इलिटरेट थे। मात्र मान लीजिए आप 5% या 10% ही थर्ड स्टेट की जो जनता थी वो पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने तो समझ लिया कि भाई फिलोसफर्स ने क्या कहा, लेकिन उन्होंने डिस्कस करना चालू कर दिया सैलून्स में, कैफ़े शॉप्स में और अलग पब्लिक प्लेसेस में, ताकि जो इलिटरेट पीपल है उनमें भी जागरूकता है। अब आगे पढ़ते हैं। द न्यूज़ दैट किंग इज़ गोइंग टू इंक्रीज द टैक्स मेड द पीपल मोर एंग्री। अब एक न्यूज़ आई लगभग जब उसी टाइम के अराउंड, जब फिलोसफर्स एंड थिंकर्स जागरूक करने लगे लोगों को, तो एक प्रपोजल आया किंग का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं किंग ने घोषणा की कि वो जो है अब जा रहे हैं टैक्स को और बढ़ाने, थर्ड क्लास के ऊपर ही बर्डन आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास टैक्स नहीं पे करती थी, और थर्ड क्लास के ऊपर सारा बर्डन था टैक्स का। तो वही यहाँ से चालू हो रहा है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी के लिए द स्ट्रगल टू सर्वाइव से लेकर सम इंपॉर्टेंट बुक्स तक मैंने कवर कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ तक कवर कर दिया। अब उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ मैं आपको चार्ट से पहले समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको
कंटिन्यू करूँगा तो बिल्कुल हड़बड़ाने वाली बात जो नहीं है। पहले मैं आपको बता दूँ एक चार्ट, इससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए। अभी वीडियो की शुरुआत मैंने आपको बताया था कि ये रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चार्ट। ओके, ये रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चार्ट। यहाँ पे आए भैया स्टोरी की एंडिंग, यहाँ आई शुरुआत। तो हम लोगों ने अब ये दोनों पॉइंट्स को कवर कर दिया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये दो पार्ट में बटा हुआ था, हम लोगों ने ये दोनों कवर कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से ये सेकंड पॉइंट चालू करेंगे और इसे भी डिवीज़न किया है मैंने, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। और फिर इस पॉइंट से लेके हम लोग इस पॉइंट तक जाएंगे और फिर आएगा क्लाइमेक्स। और एक बात याद रहे कि ये जो पॉइंट है ये इतना छोटा नहीं रहेगा, ये पॉइंट बहुत बड़ा है और ये वाला भी पॉइंट बहुत बड़ा है, तब जाके क्लाइमेक्स आएगा। और क्लाइमेक्स से नीचे आते आते 3 सरप्राइजेस भी हैं। अब 3 सरप्राइजेस क्या है, अब कहानी जब ख़त्म हो जाएगी तो 20 पेज में बताया जाएगा कि उन कैरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। पहला वुमेन, दूसरा स्लेव्स और तीसरा रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। ये 3 एस्पेक्ट्स भी हम लोग को पढ़ने हैं, तब जाके हमारी कहानी एंड होगी या नहीं होगी ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग को क्लैरिटी मिलती जा रही होगी। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो बताइए मैं इस पार्ट को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। और अगर आप लोग कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। अगर मैंने कोई गलत चीज़ समझाई हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।